आज हम इसरो के बाहुबली रॉकेट की कहानी में उतरते हैं। हमारे पास डीडी न्यूज के एक लॉन्च ब्रॉडकास्ट की ट्रांसक्रिप्ट है जो LVM-3 रॉकेट के जरिए ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट के लॉन्च को कवर करती है। तो आज हम इस लॉन्च की क्या कहते हैं चीरफाड़ करेंगे। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि इस रॉकेट और इसके खास पैसेंजर ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट में ऐसा क्या था जो इसे इतना जरूरी बनाता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक रॉकेट की नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, भविष्य की टेक्नोलॉजी की, और कैसे भारत धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े स्पेस प्लेयर्स के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। तो कहानी शुरू होती है श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से। ट्रांसक्रिप्ट में T-1 मिनट से काउंटडाउन का जिक्र है। 10, 9, 8 और फिर 0 पर एक मैजेस्टिक लिफ्ट ऑफ। हाँ, इसमें थ्रिलिंग वाइब्रेशन यानी रोमांचक कंपन का भी जिक्र है। मैं तो बस कल्पना कर सकता हूँ कि वहां मौजूद लोगों के लिए वो पल कैसा रहा होगा जब पूरी धरती कांप रही होगी। वो कंपन ही असली कहानी बताता है। वो सिर्फ एक रॉकेट का उड़ना नहीं है, वो है S-200 बूस्टर्स का जागना। ये इस रॉकेट के दो विशालकाय एनर्जी ड्रिंक्स है। एनर्जी ड्रिंक्स। हाँ, ये दोनों सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर्स मिलकर लगभग 6000 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं। अब ये नंबर सुनने में काफी टेक्निकल लगता है ना? हाँ, 6000 किलो न्यूटन का मैं क्या अंदाजा लगाऊं? मैंने ये कितना होता है? इसे ऐसे समझिए कि लगभग 1250 सबसे तेज F1 रेसिंग कारों को एक साथ फुल स्पीड पर दौड़ाने के बराबर की ताकत है। 1500 F1 कारें? जी, इतनी जबरदस्त शक्ति चाहिए होती है 640 टन के इस बाहुबली को जमीन से इंच भर उठाने के लिए। इसीलिए वो थ्रिलिंग वाइब्रेशन सिर्फ महसूस नहीं होता, वो आपके अंदर तक हिल जाता है। ये चरण सिर्फ 126 सेकंड तक चलता है, लेकिन सबसे ज्यादा नाटकीय यही होता है। सिर्फ 2 मिनट में ये बूस्टर्स अपना सारा काम कर देते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक लगभग 126 सेकंड के बाद ये दोनों S-200 बूस्टर्स रॉकेट से अलग हो जाते हैं। एक तरह से जैसे किसी धावक ने शुरुआती तेजी के लिए पहने भारी जूते दौड़ते दौड़ते उतार फेंके हों। ये बहुत अच्छी उपमा है। स्पेस में हर 1 ग्राम वजन मायने रखता है। जैसे ही इन बूस्टर्स का ईंधन खत्म होता है, ये रॉकेट के लिए सिर्फ एक बोझ बन जाते हैं। अच्छा, तो इन्हें अलग करना जरूरी है ताकि रॉकेट हल्का हो और आगे का सफर तेजी से तय कर सके। और इनके अलग होते ही कमान संभालता है दूसरा चरण, L-110 स्टेज। और L-110 स्टेज में लगे हैं भारत के मशहूर विकास इंजन। ये लिक्विड फ्यूल पर चलते हैं। इसी स्टेज के दौरान एक और बड़ी घटना होती है, पेलोड फेयरिंग का अलग होना। ये वो कवच है जो सैटेलाइट को सुरक्षित रखता है। तो ये कवच सैटेलाइट को बचाता तो है, लेकिन फिर इसे बीच रास्ते में ही फेंकने का क्या मतलब? इसका मतलब है और वजन कम करना। देखिए, ये कवच सैटेलाइट को तब बचाता है जब रॉकेट पृथ्वी के सबसे घने वायुमंडल से गुजर रहा होता है। ओके? उस वक्त हवा का घर्षण और दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो सैटेलाइट को जलाकर राख कर सकता है। लेकिन लगभग 3 मिनट बाद जब रॉकेट 114 किलोमीटर की ऊंचाई पार कर लेता है, तो वहां हवा लगभग खत्म हो जाती है। अच्छा, तो फिर उसकी जरूरत नहीं रहती? बिल्कुल। अब घर्षण का कोई खतरा नहीं, तो इस कवच को ढोने का भी कोई फायदा नहीं। उसे हटाकर रॉकेट और हल्का और तेज हो जाता है। मतलब हर कदम पर सिर्फ एक ही लक्ष्य है, फालतू वजन हटाओ और रफ्तार बढ़ाओ। इसी सिलसिले में ट्रांसक्रिप्ट में एक शब्द आता है, क्लोज लूप गाइडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्च के बाद किसी तरह का ऑटोमेटेड नेविगेशन सिस्टम होगा जो रॉकेट को भटकने नहीं देता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन ये किसी कार के क्रूज कंट्रोल से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। अच्छा, इसे आप रॉकेट का दिमाग कह सकती हैं। एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो जमीन से कंट्रोल की जरूरत खत्म हो जाती है। ये अपने सेंसर्स से लगातार डेटा लेता रहता है, हवा का दबाव, अपनी गति, अपनी दिशा, और अगर ये अपने तय रास्ते से 1 सेंटीमीटर भी भटकता है तो ये अपने छोटे इंजनों को चलाकर खुद को वापस रास्ते पर ले आता है। कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लॉन्च के वक्त हवा का कोई तेज झोंका आ जाए या कोई और हल्की फुल्की गड़बड़ी हो, तो जमीन पर बैठे वैज्ञानिकों को मैन्युअली कुछ नहीं करना पड़ता, रॉकेट खुद ही सब संभाल लेता है। बिल्कुल। ये सिस्टम इतना सटीक है कि ये सुनिश्चित करता है कि सैटेलाइट अपनी तय कक्षा से कुछ मीटर के दायरे में ही पहुंचे। यही सटीकता इसरो की पहचान है। तो अब आता है वो चरण जिसके बारे में ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है कि इसके शुरू होते ही कंट्रोल रूम में एक अलग ही माहौल हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। वो है क्रायोजेनिक अपर स्टेज। मुझे हमेशा लगता था कि लिफ्ट ऑफ सबसे मुश्किल और तनाव भरा हिस्सा होता है।
इस स्टेज में ऐसा क्या खास है जो वैज्ञानिक अपनी सांसें रोके रहते हैं? क्योंकि लिफ्ट ऑफ अदेर ताकत का खेल है, तो क्रायोजेनिक स्टेज सटीकता और असंभव को संभव करने का खेल है। अच्छा। इसे रॉकेट टेक्नोलॉजी का शिखर माना जाता है। इसकी चुनौती है इसका ईंधन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। और ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि इन्हें बहुत ही ज्यादा ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है ना? बहुत ज्यादा ठंडा, मतलब इतना ठंडा कि दिमाग चकरा जाए। लिक्विड हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पर, -253? हाँ, और लिक्विड ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। ये तापमान धरती पर प्राकृतिक रूप से कहीं नहीं पाया जाता। आप सोचिए, ब्रह्मांड के सबसे ठंडे कोनों जैसी ठंड को एक इंजन के अंदर काबू करना, उसे बेहद शक्तिशाली पंपों से धकेलना और फिर उसे जलाकर ऊर्जा पैदा करना, ये इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल है। निर्भर भी है। ट्रांसक्रिप्ट में C-20 इंजन के आंकड़े हैं, 13.5 मीटर ऊंचा, 28.6 टन फ्यूल। हाँ, और वो 28.6 टन फ्यूल का मतलब है लगभग 4-5 बड़े हाथियों के वजन के बराबर का सुपर कूल्ड ईंधन। यही ईंधन इस मिशन के आखिरी और सबसे लंबे चरण में लगभग 12.5 मिनट तक जलता रहा। 12.5 मिनट तक? जी, और सैटेलाइट को वो अंतिम धक्का दिया जिससे वो अपनी एकदम सटीक कक्षा में पहुंच सका। इसीलिए जब ये स्टेज सही से शुरू होता है तो वैज्ञानिक जानते हैं कि अब मंजिल दूर नहीं। तो ये रॉकेट तो अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है, लेकिन आखिरकार ये दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड डिलीवरी ट्रक ही है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत से, इतनी सटीकता से कौन सा खास पैकेज डिलीवर कर रहा था? और वो पैकेज है इस कहानी का दूसरा हीरो, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। ब्लू बर्ड 2? ये अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल नाम की कंपनी का सैटेलाइट है। और ये कोई छोटा मोटा पैकेज नहीं था। इसका वजन लगभग 6100 किलोग्राम था, जो LVM-3 द्वारा ले जाया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। और इसका काम तो और भी चौंकाने वाला है। अंतरिक्ष से सीधे हमारे स्मार्टफोन्स पर 4G और 5G कनेक्टिविटी देना। मतलब क्या अब हमें मोबाइल टावर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या मैं रेगिस्तान के बीच में या किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर 5G वीडियो स्ट्रीम कर पाऊंगा? सिद्धांत रूप में हाँ, यही इसका लक्ष्य है। ये उन जगहों के लिए गेम चेंजर है जहां टावर लगाना मुश्किल या नामुमकिन है। दूर दराज के गांव, घने जंगल, समंदर का बीच। सही बात है। ये सीधे अंतरिक्ष से मोबाइल टेक्नोलॉजी है। इसके लिए इसमें एक बहुत बड़ा फेज्ड एरे एंटेना लगा है। जब ये पूरी तरह खुलेगा तो इसका आकार लगभग 2400 वर्ग फुट होगा। 2400 वर्ग फुट? ये तो मुंबई में एक अच्छे खासे 3 BHK फ्लैट के बराबर हो गया। अंतरिक्ष में इतना बड़ा एंटीना? बिल्कुल, यही इसकी खासियत है। ये विशाल एंटेना ये अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े मोबाइल टावर की तरह काम करेगा, जो एक साथ हजारों यूजर्स को कनेक्ट कर सकेगा। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक इसकी डेटा क्षमता पिछले ब्लूबर्ड सैटेलाइट से 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना? हाँ, ये सैटेलाइट्स के एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को कवर करेगा। तो अब हम आते हैं मिशन के अंतिम क्षणों पर। क्रायोजेनिक स्टेज अपना काम पूरा करता है और ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट 518.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो जाता है। और फिर मिशन डायरेक्टर की आवाज गूंजती है, मिशन सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड। ये शब्द सुनने में जितना आसान लगते हैं, इनके पीछे की मेहनत उतनी ही ज्यादा है। और इस सफलता के मायने बहुत गहरे हैं। ट्रांसक्रिप्ट में जो मिशन के बाद स्पीच दी गई, उससे कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये LVM-3 रॉकेट की लगातार 9वीं सफल उड़ान थी। 9वीं सफल उड़ान? ये सुनने में ठीक ठाक लगता है, पर स्पेस इंडस्ट्री में इसका क्या मतलब है? अब 9 उड़ानें शायद सुनने में ज्यादा ना लगें, लेकिन स्पेस इंडस्ट्री में जहां एक भी गलती का मतलब अरबों डॉलर और सालों की मेहनत का धुआं हो जाना होता है, 100% का ट्रैक रिकॉर्ड सोने के बराबर है। सही बात है। ये SpaceX, एरियन स्पेस जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों को ये सिग्नल देता है कि इसरो का बाहुबली सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद डिलीवरी पार्टनर है। यही वो भरोसा है जो ग्लोबल लॉन्च मार्केट का बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच सकता है। और ये एक पूरी तरह से कमर्शियल मिशन था, वो भी एक अमेरिकी ग्राहक के लिए। ये तो और भी बड़ी बात है। मतलब एक अमेरिकी कंपनी अपने देश की कंपनियों को छोड़कर भारत आ रही है अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाने। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये एक रणनीतिक जीत है। ये दिखाता है कि इसरो अब सिर्फ सस्ता विकल्प नहीं बल्कि गुणवत्ता और भरोसे के मामले में भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के बराबर खड़ा है। एक और बड़ी बात, इसरो ने सिर्फ 52 दिनों के अंदर LVM-3 के 2 मिशन पूरे किए।
ये इसरो की बढ़ती हुई ऑपरेशनल क्षमता को दिखाता है। वो अब सिर्फ अच्छे रॉकेट नहीं बना रहे हैं, बल्कि तेजी से बना और लॉन्च कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्ट में एक और तकनीकी जीत का जिक्र है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन कंट्रोल सिस्टम का सफल परीक्षण। ये हमारे गगनयान मिशन यानी मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए इतना जरूरी क्यों है? गगनयान में इंसान होंगे, हमारे एस्ट्रोनॉट्स। वहां हर सिस्टम का 100 नहीं 200% भरोसेमंद होना जरूरी है। बिल्कुल। रॉकेट के नोजल को कंट्रोल करने के लिए पारंपरिक तौर पर हाइड्रोलिक सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जिनमें तेल और पाइप होते हैं और उनमें लीकेज का खतरा बना रहता है। ये नया इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बिजली और मोटर्स पर चलता है। ये ज़्यादा हल्का, साफ और हाइड्रोलिक सिस्टम से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है। इस लॉन्च में इसका सफल परीक्षण ये साबित करता है कि गगनयान के लिए ये टेक्नोलॉजी तैयार है, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो आज की इस चर्चा से साफ है कि ये मिशन 2 स्तरों पर एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक तरफ इसरो के बाहुबली रॉकेट की बेजोड़ इंजीनियरिंग और 100% विश्वसनीयता, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक स्पेस सुपर पावर है। हाँ, और दूसरी तरफ ब्लूबर्ड 2 जैसी भविष्य की तकनीक, जो दुनिया में कहीं भी किसी भी स्मार्टफोन तक सीधे इंटरनेट पहुंचाने का वादा करती है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। सोचिए, एक अमेरिकी निजी कंपनी का सैटेलाइट एक भारतीय सरकारी रॉकेट से लॉन्च होकर पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान को इंटरनेट दे सकता है। तो जब जानकारी और कनेक्टिविटी बादलों से नहीं बल्कि सीधे आसमान से बरस रही हो, तो जमीन पर खींची गई लकीरों का, यानी देशों की सीमा और पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब रह जाता है? एक बहुत गहरा सवाल है। ये तकनीक दुनिया को जोड़ने की इस प्रक्रिया को किस नई और अनपेक्षित दिशा में ले जाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।